Just a second, guys. I hope my screen is visible to all of you. All right. So, guys, first answer me that how many of you are even aware about this particular term copyright कि copyright होता क्या है? हमने सबने सुना है IPR, intellectual property right. But what's the difference between copyright, trademark, and patent? Can anyone answer? And make sure that you're responding fast because we do not have much time. So kindly respond as soon as possible. Anyone? What's your understanding about copyright? What do you think that copyright is? Or what's the difference between trademark or copyright or patent? Property and thing. Okay. What about others? We can answer if you allow us to unmute. You have to type. We won't be able to, unmute you. So you just have to type. Right over property and asset. Okay. It's about using someone's trademark. Okay. Copyright, you are the owner of your creative. Okay. Copyright, book ka copy, trademark, brand. Okay. I didn't understand what is your, answer, Ruby. Same name or logo. Okay. All right. What about others? Guys, for this reason, I will, start with the scratch from the very basics of IPR. And then we'll slowly move to the relevant topics such as copyright, trademark, and we'll understand the difference between all these topics. So, guys, just understand this thing. Intellectual property right. Intellectual property right का मतलब क्या होता है? Pratika Dixit saying it gives right by which anyone can file suit if someone copies the content. Okay. All right. Let me make it clear for to all of you, all of you guys. Okay. See, IPR होता है intellectual property right. Okay. ये एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है. इस ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है. ठीक है, फिर उसके बाद जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड ऑल, ये भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. ओके. लास्ट टाइम इफ यू अटेंडेड द सेशन वी टॉक्ड अबाउट ट्रेडमार्क्स. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉपीराइट. बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्मिनोलॉजी. काफ़ी लोगों ने बोला अभी कि कॉपीराइट ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट होता है, लोगो होता है, और किसी ने बोला कि प्रॉपर्टी होती है, किसी ने तो बोला एसेट भी होता है. किस टाइप का एसेट होता है ये क्लैरिफाई नहीं किया. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस फर्स्ट. ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आप अपने बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर ब्रांड नेम रखते हो जिससे आपके बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस इस कंपनी का है. फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग. ठीक है, बर्गर किंग एक कंपनी है जो कि बर्गर बनाती है. ठीक है. अब बर्गर किंग के नाम से अगर कोई, आपने सोचा कि मैं अपना एक आउटलेट खोल लेता हूँ और एकदम सेम टू सेम बर्गर किंग का कलर, अपने सब कुछ कॉम्बिनेशन यूज किया और आप अपने स्टाइल का बर्गर आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया. नाउ टेल मी, क्या प्रोटेक्टेड रहेंगे? क्या आपके अगेंस्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा? आप प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे. क्यों नहीं रहेंगे? क्यों? क्योंकि आप काफी सारे राइट्स हैं जो हमें दिए हुए. कौन से राइट्स दिए हुए?
ट्रेडमार्क, सो हमारे पास लीगल राइट है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने का, वो है एक ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क किस चीज के लिए दिया हुआ है? ट्रेडमार्क इसलिए दिया हुआ है क्योंकि, जस्ट सेकेंड, या, सो हमें ट्रेडमार्क क्यों दिया हुआ है? ट्रेडमार्क इसलिए दिया हुआ है कि हमारा बिजनेस प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अब ट्रेडमार्क है क्या? ट्रेडमार्क बिजनेस का तरीका है, फॉर्मूला है, लोगो है, नाम है, क्या है? वेल, ट्रेडमार्क वो सब कुछ है जो कि एक बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे बर्गर किंग, अब बर्गर किंग का ट्रेडमार्क लिया हुआ है उन्होंने। तो बर्गर किंग का ट्रेडमार्क क्या है? जिस टाइप से वो लोगो दिखता है, जो कलर कॉम्बिनेशन वो यूज करते हैं, उसका उनके पास ट्रेडमार्क है, ठीक है। वर्ड मार्क है उनके पास उसका, जो बर्गर किंग की पर्टिकुलर स्पेलिंग है कि बर्गर किंग, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर स्पेलिंग है उसका उनके पास ट्रेडमार्क है। अब इसमें साउंड मार्क भी होता है, हो सकता है बर्गर किंग जो है वो पर्टिकुलर तरीके का एक म्यूजिक होता है, तो उसमें वो साउंड मार्क भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर तरीके के ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अब मैं अगर कॉपीराइट पे आती हूँ, तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जो भी लोग क्रिएटिव चीजों में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे कि मैम बर्गर बनाना भी तो क्रिएटिव चीज ही है। हो सकता है कि जिसने बर्गर बनाया हो, पहली बार टेस्ट स्टार्ट किया हो, क्रिएटिविटी उसने सोची हो, बट उसको हम एक पर्टिकुलर पर्सन की क्रिएटिव वो नहीं जैसे नहीं मतलब उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्रिएटिविटी कैटेगरी में इसे नहीं डाल सकते। क्योंकि जो हम किसी चीज को क्रिएटिव कहते हैं तो कोई आर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वो आर्ट किसी भी तरीके की हो सकती है, वो पर्टिकुलर आर्ट जो है वो कॉपीराइट में हम कैटेगराइज करेंगे। क्योंकि अब बर्गर किंग जो है उसका वो पूरा बिजनेस बन गया है, तो बर्गर किंग का नाम है, बर्गर प्रोटेक्टेड नहीं है। आप सेम टेस्ट का बर्गर बना सकते हैं, बर्गर किंग आपको मना तो नहीं करेगा कि आपने तो मेरे जैसा बर्गर बना दिया है, ये तो बहुत ही आपने गलत कर दिया, मैं आप पे केस फाइल करूंगा। पर आप बर्गर किंग का नाम यूज करके अपने तरीके की चीजें नहीं बेच सकते उसके अंदर, क्योंकि उसका जो है ब्रांड नेम प्रोटेक्टेड है। सब लोग उसकी फेस वैल्यू पे आते हैं, ब्रांड वैल्यू पे आते हैं। अगर कोई इंसान आंख बंद करके ऑर्डर करता है बर्गर किंग से कुछ भी, तो उसको पता है कि बर्गर किंग है और ये ट्रस्टेड है, ये कोई कुछ भी चीज खराब नहीं देंगे हमें, और इसी वजह से वो उनको पैसा भी दे रहे हैं। जो बर्गर आप मार्केट में 20 रुपीज में खाते हैं, वो बर्गर आप बर्गर किंग में जाके 100 रुपए में खाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, वो जो ब्रांड वैल्यू है वही उसको सर्व कर रही है। तो उसको लेके अगर आप अपना कमर्शियल बिजनेस अलग से स्टार्ट कर देंगे, तो अल्टीमेटली उसने जो इतने सालों से अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है वो तो खराब हो जाएगी। एंड फॉर दैट रीजन ट्रेडमार्क इज इंपॉर्टेंट। कॉपीराइट क्यों इंपॉर्टेंट होगा? कॉपीराइट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ एकदम दिमाग लगाई, कुछ क्रिएटिविटी से कुछ नई चीज बनाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई नॉवल लिखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई म्यूजिक बनाया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई मूवी बनाई, ठीक है। किसी ने कोई कंटेंट ही क्रिएट किया, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो ही बनाई। या फिर किसी ने जैसे मिस्टर बीन है तो कार्टून है, वो बनाया। अब ये सारी चीजें क्या है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। आप अपनी किसी भी बात को, या फिर आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज को इमेजिन किया और आपने उसको एक्सप्रेस किया, तो ये सब क्या हुआ? क्रिएटिव पार्ट हुआ। थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक बिजनेस एस्पेक्ट है कि मैंने कमर्शियलाइज कर दिया, फिर एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम नॉवेल भी तो कमर्शलाइज होती है, आपको लगेगा कि हाँ नॉवेल जो होती है वो हम बेचते हैं, उसकी रॉयल्टी मिलती है, तो वो भी तो कमर्शलाइज हो रही है। डेफिनेटली कमर्शलाइज हो रही है। पर जब वो क्रिएट होती है तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, वो निकलती क्रिएटिविटी से है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जब कॉपीराइट की बात करते हैं, तो इस कॉपीराइट जो है ना, वो आइडियाज पे नहीं मिलता, वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज पे मिलता है। समझ में आ रहा है ये? जस्ट टेल मी, ये क्लियर हुआ कि क्या बोलना चाह रही हो? और कैन एनीबडी एक्सप्लेन कि कॉपीराइट आइडियाज पे नहीं मिलता, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज पे मिलता है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एनीवन? अन्वेषा, वृतिका, चेतन, रूबी, किरण, अमीशी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, कि कॉपीराइट जो है आपको किस पे मिल रहा है? एक्सप्रेशन पे मिल रहा है और आइडियाज पे नहीं मिल रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? आइडिया, ओके, आई didn't understand what exactly you're trying to explain. Expression of idea
एक्सप्रेस फॉर्म में होगा, द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, गुड। ओके, सी, Ritika, your answer is right, and this, yeah, Ruby, you're also right. Ideas can be created by anyone, but the expression has the value. It can't be same. Okay, right. So let's understand this thing very clearly. For example, मेरे पास एक आइडिया है कि मैं एक ऐसी कार बनाना चाहती हूँ जो कि लाइक पानी में भी तैरे, हवा में भी उड़े, और ज़मीन पे भी चले। ठीक है, और मैं चाहूँ तो वो कार ट्रेन भी बन जाए, और मैं चाहूँ वो कार तो बाइक भी बन जाए। ये मेरा एक आइडिया है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आइडिया की बात कर रही हूँ, मैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, वरना टेक्नोलॉजी के मामले में तो पेटेंट आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉपीराइट की बात कर रही हूँ, जस्ट बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे पास ये आइडिया है, पर ये आइडिया ही है, मैंने इसको ना इम्प्लीमेंट किया, ना मैंने कभी इसका कुछ लिखा, ना बनाया, ना सोचा, ना बोला, कुछ भी नहीं किया। वो क्या हो गया? जो मैंने सोचा वो आइडिया था। मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देती तो क्या हो गया? वो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने सोचा कि मैं एक गाना बनाऊंगी, उस गाने के अंदर मैं भोजपुरी का आधी लिरिक्स डालूंगी, आधी राजस्थानी लिरिक्स डालूंगी, और आधी मैं थोड़ा मे बी मैथिली लैंग्वेज यूज कर दूंगी, एंड हाफ में पंजाबी लैंग्वेज यूज कर दूंगी। अब मैंने ये सोचा, पर मैंने बनाया कुछ नहीं। ठीक है, मैंने सोचा मैं क्या म्यूजिकल दूंगी, मैंने भी सोच लिया कि मैं क्या कंपोज करूंगी, पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक, ना कहीं लिखा, ना कुछ भी नहीं किया मैंने उसका। तो क्या मुझे, मैं इसके लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकती हूँ? किसी ने सिमिलर टाइप की चीज बना दी, और मैं जस्ट आई एम सेइंग कि मैं झूठ भी नहीं बोल रही, मैंने सच में ये सब चीज सोची थी, पर मैंने कभी बनाया ही नहीं, और किसी और ने बना दिया वो। तो क्या मैं उस पर सूट फाइल कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट। वाई? बिकॉज कॉपीराइट जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज में मिलता है, कि आपने कुछ, जो भी कोई चीज है वो एक्सप्रेस करी है, आपका जो आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी आपने दिखाई है करके, तब जाके उस पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब दूसरी चीज क्या है? जैसे ट्रेडमार्क होता है, तो आपने सुना होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने का एक प्रोसेस होता है, ट्रेडमार्क फाइलिंग होती है, फिर उसका प्रॉपर रजिस्ट्रार जनरल के पास एप्लीकेशन जाती है, वो रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, फिर अपन अपील में भी जाते हैं। आपने पेटेंट पे भी सुना होगा, पेटेंट फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट पे कॉमनली, लाइक जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, कॉपीराइट में आपने कॉमनली सुना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, चलो रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, मेरे कॉपीराइट का, मेरे म्यूजिक का रजिस्ट्रेशन करा के आना है मुझे। या फिर मैंने एक वीडियो क्रिएट करी इंस्टाग्राम पे, और मैं सोच रही हूँ चलो उसका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करा के आ जाती हूँ मैं। या मैंने यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करी, और मैंने सोचा कि अब मैं इसका रजिस्ट्रेशन करा के आ जाती हूँ, क्या पता कोई उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर दे। तो आपने कॉमनली ये सुना है? जस्ट रिप्लाई फास्ट, यस और नो। आपने कॉमनली ये सुना है इस चीज के बारे में कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है कोई रोज रोज? ऑलराइट, वाई? बिकॉज क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आप रोज, आपको कुछ क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट क्रिएटर्स देखते होंगे, रोज अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और बोलते हैं। अगर उनको ये रोज ही उनका ये काम हो कि जाओ आज आपने एक वीडियो बनाई, अब इसका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराओ, कल बनाई फिर इसका कराओ, परसों बनाई फिर इसका कराओ, तो will it be possible for a creator to get into all these legal formalities? रोज पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप कॉपीराइट को रजिस्टर करा सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी स्ट्रेस के जा सकते हैं और सूट फाइल कर सकते हैं, और आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेडमार्क है, कि आप बहुत सालों से काम तो कर रहे हैं, पर आप ट्रेडमार्क फाइल करना भूल गए और किसी और ने यूज कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस था, ये था। डेफिनेटली यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कॉपीराइट के अंदर। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बैटल में, तो कॉपीराइट यहाँ पे विन करेगा, क्योंकि मोस्टली लोग रजिस्टर नहीं कराते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं रोज रोज, तो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी के लिए भी कि चीजों को इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में लेके जाए, या ये सब चीज करी। ठीक है, राइट। सो कॉपीराइट को आपको रोज रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई। कैसे लगी? फॉर एग्जांपल, एक दो वीडियोस आपने देखी होंगी कि किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, पीछे से टीवी में गाना बज रहा था,
किसी मूवी का या किसी सिंगर का, मे बी अरिजीत सिंह का कोई गाना बज रहा है। अब उनके वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, और उस बैकग्राउंड में बजते हुए गाने की वजह से उनके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई। नाउ हाउ डिड इट हैपन? यहाँ पे वो म्यूजिक लाइसेंस था, ठीक है, जिसका लाइसेंस आपने नहीं लिया उसको यूज करने का, बिकॉज टेक्निकली वो अब कमर्शियल स्पेस में आ गया है। वो जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक क्रिएट तो क्रिएटिव वे में हुआ था, पर अब उसको उसका सेलिंग होता है, प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, उनको यूज करते हैं अपनी मूवीज के अंदर, तो सिंगर्स को पैसा मिलता है, कंपोजर्स को पैसा मिलता है, लिरिसिस्ट को पैसा मिलता है। और आपने उसको बिना किसी लाइसेंस के यूज कर लिया अपनी वीडियो में, और आपको पता भी नहीं है, हो सकता है गलती से आपने यूज किया, पर बैकग्राउंड में यूज हो गया, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। तो कॉपीराइट जो होता है, जरूरी नहीं है आप एक्सप्लिसिटली आप उसका इन्फ्रिंजमेंट करो, आप बैकग्राउंड में भी गलती से इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, दैट्स गुड पॉसिबिलिटी, बहुत बार ऐसा होता है। तो अभी ना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि चलो ये स्पेस वर्क कैसे करता है। हमें जो कंफ्यूजन होता है नॉर्मली कि ट्रेडमार्क कुछ होता है, कॉपीराइट कुछ होता है, मैंने भी पेटेंट के बारे में नहीं बताया बिकॉज आप कंफ्यूज और हो जाओगे। तो पहले दो चीज़ों के बारे में हम सिर्फ साथ में लेके समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अगर केस फाइल करना है, कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो आप कैसे जाएंगे केस फाइल करने, कहाँ कहाँ फाइल करना होता है। उससे पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिव इनफ। सबसे पहले जस्ट ओपन योर आईज एंड ईयर्स, आई वॉन्ट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन हियर। कि अब जब एआई की एज आ गई है, तो गाना भी एआई बना देता है, वीडियो भी एआई बना देता है, सॉन्ग भी एआई लिख देता है, अब तो नॉवेल भी एआई लिख देता है, रिसर्च पेपर भी एआई लिख देता है। जब इतने काम एआई कर रहा है, तो इस करंट स्पेस में हु विल बी द ओनर? यहाँ पे ओनरशिप जो है वो किसके पास है? जस्ट टेल मी अबाउट इट, लाइक आई वांट लाइक अ नॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, कि फटाफट अपने आइडिया से बताओ कि मैम अब इस एज में, अगर ये जो एआई की एज है, यहाँ पे कोई कोई भी ओनर नहीं है टेक्निकली, या फिर ओनर एआई है, या फिर ओनर डेवलपर है, या फिर ओनर वो है जिसने प्रॉम्प्ट दिया है, कौन होगा? हु इज द ओनर गाइस? All of you, I hope you all of you are aware about this term Gen AI, generative AI, and all of you must be using artificial intelligence. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि एआई की एज में, जब सब कुछ एआई बना देता है, गाना एआई बना देता है, म्यूजिक कंपोज कर देता है, आप उसको बोलोगे तो वो आपकी वीडियो भी पूरी एडिट करके दे देता है, आप जो भी उसको प्रॉम्प्ट दोगे वो किस पर्टिकुलर पर्सन की वीडियोस बना देता है, ठीक है, अगर नॉवल लिखनी है तो नॉवल लिख देता है, तो अब ये सारी चीजें एआई कर रहा है। तो इसकी ऑथर अगर हमें इन्फ्रिंजमेंट फाइल करना है, तो हम किस पे इन्फ्रिंजमेंट फाइल करेंगे, या फिर इसका ऑथर कौन है, ओनर कौन है? कॉपीराइट में तो मुझे पता है कि मैंने अगर कोई वीडियो बनाई, खुद ने बनाई है मैंने, तो मैं उसकी ओनर हुई, मेरी क्रिएटिविटी है। पर एआई ने बनाई है, तो मैंने उसको लेकिन अपलोड करी है, और किसी और ने उसको कॉपी कर ली, तो उसका कौन ओनर होगा? किस पे केस फाइल होगा, और कौन इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? Who operates AI? Owner is the one from where AI copied the content. Many content are taken from Google search and used by AI. Okay. What about others, guys? Just reply. Just try to respond here because this is an interactive question. यहाँ पे इसका कोई hard and fast answer है भी नहीं. That's why I want your participation. Because if you'll go to home tomorrow or for any interview, people are going to ask you these questions. No, not anyone can use novel since it's not generated or written by any human being. I think so. Okay. AI is not legal entity. AI can't own anything. Okay. Owner is the one from where. Okay. Anthony. What about others? Anyone else would like to answer? All right, guys. So let's discuss about this particular thing. Person who operates. Okay. तो बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स है कि जो ऑपरेट कर रहा है, यानी जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एआई डेवलपर है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एआई ने जहाँ से लेकर चीजें बनाई हैं, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल आप कह रहे हो कि रॉ मटेरियल के ओनर है, उसकी ओनरशिप होगी। इफ नो वन टेक्स क्रेडिट ऑफ इट और नो वन इज द ओनर, बट इफ समवन यूजेस इट देन ही विल बी द ओनर। अच्छा। ओके। सो बेसिकली ऑर्फन है कोई भी आर्ट।
जो एआई से बनी है, किसी ने ओनरशिप इसकी क्लेम नहीं करी है, तो जिसने यूज करी वो रहेगा। ओके। एनी पर्सन कैन फर्स्ट अपलोड कंटेंट, अच्छा ओके। तो बहुत सारे तरह तरह के रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं। इट सिंपली शोज कि कितनी अनसर्टेनिटी है, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ अ लीगल मार्केट, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बैटल अभी चल रही है कि ओनरशिप किसकी होगी। लेट मी टेल यू, एक बहुत ही पॉपुलर केस चाइना के अंदर हुआ है 2025 में, अप्रोक्स 7 मार्च के आसपास दिस वर्डिक्ट वाज बीइंग प्रोनाउंस्ड। इसमें क्या हुआ था, देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन, जो कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप अज्यूम कर लीजिए। अज्यूम करने को मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि डेजिग्नेशन क्या थी उस पर्सन की, बट देयर वाज दिस पर्सन, तो उस केस का नाम ली वर्सेस ल्यू समथिंग था। जो ये ए पर्सन था, इसने प्रॉम्प्ट देकर एक आर्ट क्रिएट करी, हाफ हार्ट करके कुछ लाइक इस टाइप से। ठीक है। वो जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इसने क्रिएट करी, वो एआई से इसने क्रिएट करी, खुद ने नहीं बनाया ना, इसने कभी ब्रश उठाई, ना पेंसिल उठाई, ना पेपर उठाया, ना कैनवस उठाया, पर इसने एआई से क्रिएट करी वो आर्ट, और उसको इसने अपलोड किया। एंड जब इसने अपलोड किया तो एक कमर्शियल कंपनी थी, लाइक बिल्डिंग बनाने, लाइक हाँ, सो देख देख बिल्डर्स हैं ये। सो ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी बिल्डर्स की, इन्होंने ये जो पर्टिकुलर आर्ट है यूज कर ली अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। नाउ यहाँ पे केस फाइल हुआ कि यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब इस सिचुएशन में लाइक ली वर्सेस ल्यू, आई विल शो यू द केस, डोंट वरी। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आई विल शो यू द केस प्रॉपर। हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे केस फाइल हुआ। जब यहाँ केस फाइल हुआ तो आगे क्या वर्डिक्ट होगी, ये बड़ा ही कहना क्वेश्चनेबल पॉइंट था उस पार्ट पे। बिकॉज एआई ने क्रिएट किया, आपने तो कुछ बनाया भी नहीं है, पर किसी और ने यूज कर लिया, और उसने तो डायरेक्टली आपका यूज किया है जो आपने एआई के साथ बनाया। तो कौन इसका ओनर होगा। और चाइना में एआई को ओनरशिप दी गई है कि एआई एज अ ऑथर भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ए पर्सन है, हमने देखा कि लाइक जो पूरा केस का वर्डिक्ट आया उसमें देखा कि 150 टाइम्स भी आप वो जो प्रॉम्प्ट है उसको आप डालोगे अलग अलग कंप्यूटर से, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना वो सेम जनरेट हो रहा है, विच शोज कि वो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट जो इन्होंने दिया है वो एक क्रिएटिव चीज है। प्रॉम्प्टिंग इज ऑल्सो अ क्रिएटिव टास्क, कि आप क्या प्रॉम्प्ट देते हैं उस हिसाब से आपका आंसर आता है। मेरे प्रॉम्प्ट में अगर 2 लाइन अलग है तो अलग आंसर आता है, आपके प्रॉम्प्ट में 2 लाइन अलग है तो अलग आंसर आता है। तो प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करता है। तो नोटिस किया कि 150 टाइम्स मैं अलग अलग जगह वो सेम प्रॉम्प्ट दे रही हूँ तो सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना गया। इंडिया में ये प्रिवेल नहीं कर रहा है, इंडिया में ह्यूमन सेंट्रिक ओनरशिप है अभी भी। लेट मी टेल यू, डोंट मिसअंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ चाइना कॉन्सेप्ट। इंडिया में भी सेम चीज हो रही नहीं, इंडिया में सेम चीज नहीं हो रही। अब यहाँ पे अभी भी ह्यूमन ओनरशिप है, और अभी भी एआई को ओनरशिप नहीं दी गई है। ठीक है। और एआई से क्रिएटेड वर्क का अभी कोई फाइनल आउटपुट नहीं है कि किसका है वो काम, किसका नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ग्रे एरिया हो चुका है। मेजर इशू यहाँ पे ये आ रहा है इंडिया के अंदर कि हु इज द ऑथर। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि ऑथर कौन है, तो हम एक्चुअली राइट प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इन्फ्रिंजमेंट हुई या नहीं है ये भी हम डिसाइड कर पाएंगे। पर क्योंकि हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे एट दिस टाइम कि ऑथर कौन है, तो हम इन्फ्रिंजमेंट का कुछ कर ही नहीं पा रहे। इन्फ्रिंजमेंट हो भी रहा है तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे इन्फ्रिंजमेंट हुआ। आपने भी तो वर्क खुद क्रिएट नहीं किया। क्योंकि कैसे वर्क करता है फनल, लेट मी शो यू दिस पिक्चर। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में भी हम समझेंगे कि एग्जैक्टली लाइक कैसे वर्क करता है। जैसे आपका जो टेक्निकली एआई वर्क कैसे करता है, बहुत सारा डेटा सेट है, ठीक, जिसपे वो ट्रेंड होता है, और पूरा डेटा सेट एक साथ लाइक फीड करा हुआ है। जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से चीजें छट के बाहर आती हैं, फिल्टर होके आपके पास आ जाती हैं। सॉरी। नाउ ये जो पर्टिकुलर डेटा है जिस पे ट्रेनिंग हुई है वो तो किसी ने क्रिएट ही किया है। पर किसने क्रिएट किया है, बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है। मतलब जो भी डेटा अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे, टेक्निकली वो सारा डेटा सेट है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स लेके एआई आपको आपकी स्पेसिफिक चीज आपको प्रेजेंट करता है। अगर आप
जैसे डिफाइन करते हैं कि मुझे एक क्रोकोडाइल चाहिए जिसकी शक्ल इंसान जैसी दिखती हो, और जिसकी टेल जो है वो एलिफेंट जैसी होती हो दिखती हो, और जिसका जो बैक साइड है वो एलिफेंट लाइक क्रोकोडाइल स्किन का हो, पर उसकी आईज जो है वो कैट जैसी हो। जस्ट इमेजिन, हम ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और जिसका लाइक लोअर बॉडी पोर्शन जो है वो लायन जैसा दिखता हो, और जिसके पैर हो वो हॉर्स जैसे हो। अब एक पर्टिकुलर लाइक इमेजिन कि कैसा एक एनिमल बनेगा। पर अगर आप ये सारे प्रॉम्प्ट देंगे तो कुछ ना कुछ इसी वे में क्रिएट करके आपको एआई दे देता है। तो आपने क्या किया, आपने फीड किया आपकी इमेजिनेशन को एआई के पास कि मुझे ये सब बना के दो। तो एआई ने क्या किया, अलग 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 डेटा सेट से अपना डेटा उठाया, अपने आप को ट्रेन किया, और वो जो सारा डेटा सेट है जिसपे एआई ने अपने आप को ट्रेन किया है, उसको कोलैबोरेट करके आपको आपकी जो डेजिग्नेटेड चीज है उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स आपको मिलाकर एआई ने फाइनल आपको आउटपुट दे दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि जो रॉ मटेरियल है वो भी तो किसी ने बनाया था जिसपे पूरा डेटा सेट ट्रेन हुआ है। जब ये ट्रेन हुआ तो फाइनल आउटपुट है वो किसका होगा, वो एआई का कैसे हम बोल देंगे। या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोलना शुरू कर दूं कि चलो जो आउटपुट है वो सिर्फ उसका है जिसने प्रॉम्प्ट दिया है, तो हो सकता है कि सिमिलर प्रॉम्प्ट कोई और देके सिमिलर चीज क्रिएट करवा ले। इम्पॉसिबल तो नहीं है। ऑलराइट। सो it's not impossible that I can also give almost same prompt and almost similar result will be generated. Again, if I give different prompt altogether, definitely results will be different because raw material that was being like fed to AI was almost same. The available data, if I'll change the available data, the raw data, then only things can be different. For example, I like fed 4 files to AI, and you fed 2 files to AI, and I fed international IPR data, and you fed in India IPR data. So now here difference arises that this international IPR data simply will fetch you result from this particular PDF that you uploaded, and my AI will fetch results from this particular data set. If I'll restrict that do not use any external resources, if I'll say that use all the resources that you have, use all the brain mind you have, and use all the background data that you can, then maybe results can be similar. Okay, so now this is a question, this is a huge deal. Okay, now I'll explain you different bases that what was the background doctrine. So there's this doctrine named as doctrine of sweat and bro. Let me show you. So there are few other things that you have to understand. So अब इससे पहले क्या होता था, इन डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट एंड ब्रो, जो आपने हार्डवर्क पुट इन किया है उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। हार्डवर्क जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्रिएट किया, एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई आपने, वो टेलीफोन डायरेक्टरी आपने बहुत हार्डवर्क करके बनाई, बहुत सारे लोगों का डेटा आपने अपने लेवल पे क्रिएट किया, सबको इंटीग्रेट किया, नंबरिंग करी, नेमिंग किया, सब कुछ किया आपने। अभी की बात नहीं, अभी तो एआई की एज है, आपने सारा डेटा एक साथ डाला, प्रॉम्प्ट दिया और चीजें फटाफट से बन के आ गई। बट बैकएंड में पहले चीजें डिफिकल्ट थी सेम चीज करना, तो उसको भी रिवॉर्ड किया जाता है। सो जो आपका हार्डवर्क है वो भी रिवॉर्ड होता है कॉपीराइट में। और दूसरा क्या होता है, क्रिएटिविटी, कि आपने हार्डवर्क तो डिफरेंट, एक डिफरेंट पार्ट हुआ कि आपकी मेहनत कितनी लगी, पर आपका ब्रेन लगा, आपका जो इंटेलेक्ट है वो लगा, कि आपकी क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि आपने कुछ नया बना दिया। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के अंडर ही प्रोटेक्शन है। अब एआई की एज में इशू कहाँ आता है, एआई की एज में इशू ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट एंड ग्रो तो यूज होती ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली एआई तो आपसे फिजिकली या मेंटली इतना एफर्ट कराता ही नहीं है। आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी होती है, प्रॉम्प्ट देना होता है, और आप अपना रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अब इसी में एक केस हम डिस्कस करते हैं 2021 में, एक को ऑथरशिप का केस हुआ था। सो देयर वाज दिस पर्सन जिन्होंने एक इमेज, एक लाइक फोटो कैप्चर करी थी, जो कि उन्होंने खुद कैप्चर करी थी। ओके, एंड ही एडिटेड दैट फोटो
with the help of this AI named Raghav. Now, after this, he sought owner co-authorship of this AI Raghav, but he was being denied because, as per Indian law, AI cannot have authorship. Okay, because again, it's a gray area. Because if I'll say that AI is the author, then who will be responsible for negative thing also? Let's understand this thing. AI is creating all good things. Just imagine that AI is creating all the good things, all good videos, all right things. But AI can also create wrong things also. So now, who will be sued? Here's the thing. जब बात आती है ओनरशिप और ऑथरशिप की और ओनरशिप क्लेम करने की, फॉर पॉजिटिव सेंस, पीपल विल से दे क्लेम दैट ओके आई क्रिएटेड इट, दिस इज माय थिंग एंड आई इट वाज माय प्रॉम्प्ट. नाउ जस्ट इमेजिन एआई ने कुछ गलत क्रिएट कर दिया और आपने ढंग से सुपरवाइज नहीं किया और आपने उसको आगे पोस्ट कर दिया और उससे बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आए. नाउ कैन यू से दिस टू कोर्ट, और कैन यू से दिस, गिव दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दैट ओके इट वाजंट क्रिएटेड बाय मी ओनली, it was created by AI. I just gave the prompt. The one mistake that happened from my end is I did not check. So I didn't have the mental intention, but AI created it. Now, can you imagine the issue that can take place because of this confusion? क्योंकि यहाँ पे clarity ही नहीं है कौन ओनर है और कौन नहीं है. ठीक है. So for that reason अभी battle चल रही है. So if you are aware, दिल्ली में काफी सारे ऐसे बड़े cases फाइल होते हैं जिससे डिजिटल इम्पर्सोनेशन. आप किसी पर्टिकुलर फिल्म स्टार है, उनका उनकी आईडी, आईडी एज इन आप उनका जो है फेशियल आईडी एंड ऑल सब यूज करते हैं एंड वीडियोस क्रिएट करते हैं. एंड जो वीडियोस आप क्रिएट करते हैं वो उनके फेस, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी वॉइस यूज कर रही होती है, पर उनको कोई रॉयल्टी तो मिल नहीं रही है. एंड उससे लोग डिस्गाइज भी होते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट सब वीडियोज जो होती हैं वो एकदम रियल भी दिखती हैं. तो सभी केसेस फाइल होता है. अब कोर्ट का क्या कहना है इन सब चीज़ों में? डेफिनेटली कोर्ट पर्सनालिटी राइट को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, बाकी चीज़ों का क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पर्टिकुलर अपना एक रिसर्च पेपर बनाया, इसको कोई भी यूज़ कर रहा है आके, उसने मेरा ट्रेडमार्क या फॉर एग्जाम्पल उसने मेरा वाटरमार्क हटाया, उसने मेरी बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हटाई, इसको रीराइट किया क्लॉड से और इसको पब्लिश कर दिया ना. अभी दिख तो नहीं रहा है सेम, पर ये है ऑलमोस्ट सेम. तो ये भी एक इन्फ्रिंजमेंट हुआ. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? सो ये सारे क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है. अब इसका आंसर आएगा कैसे? So multiple, seminars, sessions, panel discussions are happening these days. The basic understanding and answer that all of us can get will be definitely from the, constitution. So constitution will be the basis, because ultimately जब हम पर्सनालिटी राइट की बात करते हैं या राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, आर्टिकल 21 पिक्चन करता है. अब यहाँ पे बात क्रिएटिविटी की आ रही है, किसी का तो एम्प्लॉयमेंट इस पर डिपेंडेंट हो गया है. तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस लेकर ही फाइनल आंसर आएगा, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी भी ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ है, ह्यूमन ऑथरशिप है. चाइना में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट चल रही हैं अभी. मूव आप अगर, मैं सजेस्ट भी करूंगी दैट गाइज मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग. लेट मी हेल्प यू दिस ऑन दिस पार्ट एज वेल. जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. Here. So China IPO update, the case you were talking about. So this was the case. Half heart in a city waterfront using Midjourney and further use Photoshop to edit the image. An unnamed Changsha real estate company then used the image in a WeChat posting and further built three-dimensional installation based on the image at one of its development. So it became a huge case. So in this particular case, court explained that it first reviewed the user agreement of the AI software involved in the case. Here in this particular case, why I'm saying that you all of you should read. Yeah, it is a bit difficult topic definitely, but we are understanding this topic from एक very scratch. हमने पहले understanding basic लिया रूबी, and then हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूव कर रहे हैं
ऑल्सो लेट मी टेल यू दिस थिंग, ऐसा नहीं है आपके लिए डिफिकल्ट है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 20-20 ईयर्स से इस प्रोफेशन में, उनके लिए भी करंटली बहुत डिफिकल्ट इशू हो रहा है कि क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाए अगर ये केस अराइज होते हैं तो। अब यहाँ पे क्या चीजें अराइज हुई दूसरी, कि हमने बैकग्राउंड में पूरा अग्रीमेंट पढ़ा, वो सॉफ्टवेयर अग्रीमेंट जो यूज कर रहा है उसका अग्रीमेंट, ठीक है, कौन अल्टीमेटली जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है उसने क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में यूज करी है, प्लस जिसने वो इमेज यूज करी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पब्लिश किया, तो वो जो इमेज यूज हुई है पब्लिश होने के बाद, क्या उससे कंसेंट लिया या नहीं लिया। तो ये बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे अराइज हुए हैं। जैसे यूजुअली आपको अगर आइडिया हो तो ओनरशिप जो होती है कॉपीराइट में, वो कितनी होती है, कि जो ऑथर की एज है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाना है उसकी एज प्लस 60 ईयर्स, तो 60 साल तक उसकी उसका कॉपीराइट रहता है, उसके बाद कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो एज ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स इज अ लाइक बेसिस जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है जिस एरिया के अंदर, ठीक है। पर एआई तो लाइक कभी मरने नहीं वाला है। एआई ने आज क्रिएट किया, कल वो उसका कुछ और क्रिएट कर देगा, परसों कुछ और क्रिएट कर देगा, तो ऑथर की तो यहाँ पे डेथ ही नहीं हो रही है, तो फिर इस स्पेस में कैसे कैसे हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। So, guys, this is the area where difficulty will be there. Now, in order to clear that difficulty, I want all of you to first read some research papers that are there. Second, read few judgments of Justice Tejas Karya, जो कि अभी करंटली दिल्ली हाई कोर्ट में है। मेक श्योर दैट यूर रीडिंग ऑल ऑफ हिज जजमेंट्स, बिकॉज वो काफी ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग देते हैं चीजों की इन वेरियस जजमेंट्स। थर्ड, जो चाइना में भी केस हुआ है वो आपको पढ़ना है, बिकॉज ये पर्टिकुलर चीजें आपको बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग देगी। अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि 1 घंटे के सेशन में सब कुछ कवर कर दूं, बट आई कैन टेल यू कि कहाँ कहाँ आपको राइट प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको हिट करना है, सो दैट यू विल एक्चुअली गेट द रिजल्ट। ओके, अब थोड़ा सा हम और चीजें समझते हैं। एक ये समझने के बाद मैं आपको 5-7 मिनट्स थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझाऊंगी कि अगर नॉर्मली आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है विदाउट यूज ऑफ एआई और एनीथिंग, तो आपको कैसे कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। आपका कोई भी कॉपीराइट है, आपने कोई चीज बनाई, उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो आप सेक्शन 51 के अंदर जाते हैं। फिर आप जब अपनी केस फाइल करते हैं, तो आगे आपका पूरा प्रोसीजर चलता है, जैसे आप नॉर्मली भेजते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, वो आप भेजते हैं। अच्छा, ये चीज तो हो गई बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे थ्योरेटिकल, या फिर लाइक जो नॉर्मल चलता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, मोस्टली जो यूट्यूब पे कोई चीज़ पब्लिश होती है, मोस्टली इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ पब्लिश होती है जहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा वहीं की वहीं वो वीडियो उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर लॉ में जो है एंटिटीज इंटरमीडियरीज जो है, ये ऑलरेडी इंश्योर कर रही हैं कि आपका जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो। आपने देखा होगा बहुत सेंसिटिव है, मतलब यूट्यूब खुद ही अपने आप इतने एक्शन ले लेता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है खुद से कुछ करने की, ठीक है। फिर आप डैमेजेस के लिए सूट फाइल करते हैं, टेक्निकली आप वो चीज वहीं की वहीं उड़ जाती है, मतलब वहां से डिलीट भी हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है। बट आप जब केस फाइल करते हैं तो वो आप डैमेजेस क्लेम करते हैं कि मुझे आपने ये पर्टिकुलर मेरा चीज यूज करा और आपने इससे मान लो 10 करोड़ रुपीज कमा लिए, तो डैमेज हुआ मुझे। वो जो ऑडियंस मेरे चैनल पे आनी चाहिए थी मेरा गाना सुनने, वो आपके चैनल पे चली गई है क्योंकि आपने तो डिसगाइज कर दिया लोगों को। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट डिफिकल्टी, इन ऑर्डर टू केटर दैट डिफिकल्टी, दे ट्राइड, दे लाइक दीज इंटरमीडियरीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वहीं पे वो सॉर्ट हो जाए, ठीक है। फिर आप जब केस फाइल करते हो तो अपने डैमेजेस क्लेम कर ही लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेसिक वो कैप देख लेते हैं। Literary work, infringing copy, AI author, communication, and rights management. So ये AI एरा की डेफिनेशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हमने हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने की कोशिश करी है। आई विल नॉट टेल यू अबाउट दीज डेफिनेशंस एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नॉर्मल कॉपीराइट एक्ट भी नहीं पढ़ा है, तो इट विल क्रिएट वेरी डिफिकल्टी, लाइक ह्यूज डिफिकल्टी फॉर देम। अभी सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा केस फाइलिंग के बारे में आपको समझाऊं तो 5 मिनट्स में आई क्लियर दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जस्ट अ सेकेंड।
हम्म। सो हम अगर रेमेडीज की बात करें तो एक हो गई सिविल रेमेडी, एक हो गई क्रिमिनल रेमेडी। ठीक है। अब आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया और आपको नुकसान हुआ आपके काम में, तो आप गए, आपके बिजनेस को नुकसान हुआ, आप कमर्शियल कोर्ट में चले गए। ठीक है। अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जैसे दिल्ली की बात करें, तो कुछ पर्टिकुलर लाइक अमाउंट से ऊपर अगर आपको डैमेज होता है तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं सीधे। ठीक है। कमर्शियल कोर्ट में आप जा सकते हैं डैमेजेस क्लेम करने। ये सब सिविल रेमेडीज है कि इंजंक्शन आपने मांगा, इंटरिम इंजंक्शन मांगा, या फिर कोई डैमेजेस मांगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्लेम करते हो। अब क्रिमिनल रेमेडी क्या होती है? क्रिमिनल रेमेडी में क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली इन्फ्रिंज कर रहे हो। ठीक है, आप जो है मेरी राइट्स जो है वो उनको इन्फ्रिंज कर रहे हो, और कॉन्स्टेंट इन्फ्रिंजमेंट है, आपको नोटिस भी दे दिया गया, आपको सब चीजें समझा भी दी गई, पर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस चीज को केटर करने के लिए। तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकली इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन, उसके बाद ऑनलाइन टेक डाउन तो आता ही है। अब प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आप लीगल नोटिस सेंड करते हो। इस सिचुएशन में भी आप लीगल नोटिस सेंड करते हो, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि कैसे जाना है, या फिर नॉर्मली लाइक केस जैसे फाइल करते हैं, तो इसमें कैसे केस फाइल करेंगे, तो आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना केस ड्राफ्ट करो, जैसे नॉर्मल है। अगर रिप्लाई आता है तो ठीक है, अगर वो अपना एक्शन लेते हैं तो ठीक है, आपका आपके डैमेजेस क्लेम दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना प्लेन ड्राफ्ट करते हो। ठीक है गाइज, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? ऑलराइट। सो मैंने अपना प्लेन ड्राफ्ट किया। फिर उसके बाद जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर चलता है, प्लेन ड्राफ्ट करने के बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन भी फाइल करी, इंजंक्शन की एप्लीकेशन क्यों फाइल करी? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे थे मेरी चीज़ों को, मेरा जो लिटरेरी वर्क है, जो मेरा आर्ट वर्क है, या फॉर एग्जाम्पल मैंने मूवी बनाई, आप उसको सेल कर रहे थे। तो मैंने इंजंक्शन की एप्लीकेशन बनाई कि आपको अब तुरंत रोका जाए, परमानेंट इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन, कि आप यूज कर रहे हैं मेरी पर्टिकुलर बनाई हुई चीज, आप क्लेम कर रहे हैं वो आपकी है। तो ये चलते चलते फिर एविडेंसेस की स्टेज आती है, और फिर पूरा फाइनल आपका केस यहाँ पे सॉर्ट होता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों स्टेजेस, दोनों पार्टीज अपना एविडेंसेस देती हैं, अपना रिप्लाई रिजॉइंडर्स एंड ऑल सब कुछ फाइल होता है। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल केस में जैसे चलती है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। पर फिर भी ये सारी चीजें होने के बाद भी व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ एआई, द आंसर इज स्टिल अनक्लियर। So you can see this particular research paper. This particular research paper is published in International Journal of Law. So I want all of you to read this particular research paper so that you can get better understanding कि पहले तो टेक्निकल टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी कि जेन एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है। और उसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कोर्ट्स अभी यूज कर रही हैं, जो मल्टीपल केस लॉज हैं जो अभी अराइज हो रहे हैं, जैसे एएनआई मीडिया वर्सेस ओपन एआई का केस है, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर केस। इसमें काफी आपको थॉरो और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो गाइस, नाउ आई विल वाइंड अप दिस सेशन, बिकॉज थोड़ा हैवी आई एम श्योर आपके लिए होगा ये सेशन, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़े हैं, आपको समझना पड़ा कि एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्या कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो रोट लर्निंग चीजें नहीं बताई है। अभी हमने ये नहीं देखा कि अच्छा ये सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 5 ये कहता है। वी ट्राई टू केटर दिस पर्टिकुलर नीड कि एग्जैक्टली आपको सोचना कैसे है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइम आप किसी चीज के बारे में सुने या देखें, तो आपके थॉट प्रवोक होने चाहिए, थॉट इन्वोक भी होने चाहिए कि एग्जैक्टली चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम, लाइक वेन एवर वील मीट, मेक श्योर दैट यू यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट। अभी एएनआई मीडिया वर्सेस ओपन एआई जजमेंट, एंड दूसरी जजमेंट कौन सी पढ़नी है आपको? चाइना वाली जजमेंट, ली वर्सेस ल्यू समथिंग जजमेंट है, 2025 2025 7 मार्च को आई हुई जजमेंट है वो। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस। नाउ गाइज, प्लीज फिल this particular form, Google form, if you want certificate. Yes, Ruby, it's difficult
topic. I understand that. But in order to get, better understanding, we have this particular like course on IPR wherein you'll understand about the all the established laws, for example, like patent, trademark, copyright, so like TRIPS agreement and all. So all these things are there. Another thing, if you also want to be stay updated like about the new developments and all, so you can also visit the website of WIPO, World Intellectual Property Right Organization, wherein you'll understand ki like copyright क्या होता है, क्या development है. So this particular website is also useful. So like guys, make sure that whenever I'm telling you all these things, मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा पर्पस है आपको गाइड करना. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 1 आवर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको एकदम जीरो कॉपीराइट नॉलेज से एकदम सब कुछ ही सिखा दूँ, पर जो मैं सिखा रही हूँ वो वे है दैट हाउ यू कैन लर्न ऑन योर ओन ऑल्सो. ओके, सो द मेथडोलॉजी टू लर्न थिंग्स इज ऑल्सो लर्निंग. ओके, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली. अब मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स. You can also share your reviews that like what all changes you want in the sessions. So we'll meet in next session. Till then, bye bye and take care, guys. And those who want certificate, please fill the Google form. All right. And if you have any doubt, you can ask in chat box also. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के जो केसेस होते हैं सानिया, वो लाइक रजिस्ट्रार होता है जहाँ पे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है. सबसे पहले वहाँ आप ऑब्जेक्शन देते हैं. वहाँ का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद यू गो टू हाई कोर्ट.